हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रोफेसर राजा दुबे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज 21 दिसंबर 2025 को एमपीपीएससी 2025 का माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से इसका कंप्लीट एनालिसिस हम करेंगे और देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि दिनांक 14 मार्च 2025 को किसने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और आप सभी को पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता, मार्क कॉर्नी। और इसके पहले जस्टिन ट्रूडो थे, है ना, लेकिन मार्क कॉर्नी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। दिनांक 4 जनवरी 2025 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता, इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। भारत मंडपम नई दिल्ली में ही आपका 4 जनवरी 2025 को ग्रामीण भारत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आप देखिए। ये तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक्चुअली में हमें इस पेपर के एनालिसिस के साथ साथ में जो ट्रेंड है एमपीपीएससी का, जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ एमपीएफएसओ पेपर के माध्यम से, आज इस पेपर के माध्यम से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एमपीपीएससी किस पैटर्न में क्वेश्चंस को पूछ रहा है और आपको किस दिशा में तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आप देखिए, जैसे तीसरा क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी अभी प्री जो 2026 होने वाली है अप्रैल में, उसके लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एमपीपीएससी की एक आदत रही है कि वह यदि कोई सेक्शन से उसने क्वेश्चन पूछा है ना, तो अगली बार वो जो है उसी प्रश्न को के जो दूसरे डायमेंशंस हैं उनको कवर करते हुए क्वेश्चंस को पूछता है दूसरे एग्जाम्स में। तो हमें क्या करना है कि कोई भी, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर ऐसी बनती हैं जिसमें एनालिसिस के नाम पर केवल और केवल क्या बता दिया जाता है, आंसर बता दिया जाता है। लेकिन केवल आंसर से हमको मतलब नहीं है, हमको बाकी के विकल्पों से भी मतलब है, और साथ ही साथ में क्वेश्चन के जो जितने डायमेंशन बन सकते हैं, तो सारे के सारे तथ्य यदि आप कवर कर लेंगे तो एमपीपीएससी के जो एग्जाम्स हैं उसमें आपको जो है शायद क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाए। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उत्तराखंड में दिनांक 14 फरवरी 2025 को संपन्न राष्ट्रीय खेल 2025 में मध्य प्रदेश को कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 34, 26, 22। इसका आंसर बी होगा। मध्य प्रदेश ने टोटल 82 पदक प्राप्त किए हैं और अंक तालिका में मध्य प्रदेश की 5वीं रैंक रही है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो एसएससीबी ने किया है, और जिसको कि आपके जो है 120 पदक प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो सेकंड रैंक आई थी वो महाराष्ट्र की आई थी, तो ये महाराष्ट्र की तालिका दी है 54, 71 और 76 वाली। और इसके बाद में जो थर्ड रैंक आई थी वो हरियाणा की थी, जिसमें 48 स्वर्ण, 47 कांस्य, रजत और आपके 58 कांस्य पदक प्राप्त किए। आपको मैं बता दूं कि जो राष्ट्रीय खेल हैं उनका ये 38वां संस्करण था जो 14 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ है उत्तराखंड में। आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे वो आपके गोवा में हुए थे, जबकि जो 39वें राष्ट्रीय खेल हैं वो आपके मेघालय में 2027 में होंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, गोवा में हुए थे, और जो आपके 39वें होने हैं वो कहाँ पर होने हैं, आपके महाराष्ट्र में, सॉरी मेघालय में होने हैं, मेघालय में होने हैं। 39वें कहलाएंगे, ये 2027 में आपके होंगे। ठीक है, और ये कौन सा वाला संस्करण था, 38वां संस्करण। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से है। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल एप्लीकेशन है जो कि किसी को अपने मोबाइल या वेब ब्राउजर में सर्वेक्षण बनाने और उनका विश्लेषण करने की अनुमति प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गूगल फॉर्म। हम केवल और केवल एमपी से जुड़े प्रश्नों का ही डिटेल एनालिसिस करेंगे, हर एक ऑप्शन को देखेंगे, है ना, क्योंकि एमपीपीएससी जो है एमपी से जुड़े प्रश्नों को ही बार बार रिपीट कर रही है। बाकी टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं डायमेंशन तो कवर वो करती है एमपीपीएससी, बट एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। किस प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन इंटेलिजेंस शामिल है जो एक ऐसे कंप्यूटर को संदर्भित करती है जो हर स्तर पर मनुष्य जितना ही स्मार्ट होता है। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एमपीपीएससी के जो भी जीएस के पेपर आपके होंगे, पार्ट 1 वाले जो पेपर होंगे, उसमें सभी में एआई हो, चाहे आपका मशीन लर्निंग हो, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनसे जुड़ी हुई वो एग्जाम का पार्ट बनती ही बनती हैं। तो पहले इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता। ये भविष्य का मानव कहलाएगा, भविष्य का मानव कहलाएगा। और ये एआई का जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देखिए तो ये मशीन इंटेलिजेंस का एक प्रकार है। आगे देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आपस में जुड़े हुए विशाल नेटवर्क है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों आएगा। सेंसर युक्त भौतिक उपकरण और सॉफ्टवेयर दोनों आएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार की एग्रीस्टेक परियोजना के तहत दिनांक 28 फरवरी 2025 तक फार्मर रजिस्ट्री आईडी जनरेट करने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है। तो अभी आप देखिए, जब एफएसओ का एग्जाम हुआ था तो उस एफएसओ के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021-22, 23-24 में कौन सी योजना है जिसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और उसका आंसर आया था जो कृषि अवसंरचना निधि योजना है, वो इसका करेक्ट आंसर था। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आगे भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो प्रथम स्थान जिन जिन चीज़ों में मध्य प्रदेश प्राप्त कर रहा है तो वो सारी लिस्ट हमें पता होनी चाहिए, हमें उसको तैयार करना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं पहले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रथम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संबल योजना की आधिकारिक शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने कब की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2018। और आपको हम बता दें कि जो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना है 1 अप्रैल 2018 को की गई थी। 1 अप्रैल 2018 को की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। किसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है? जो असंगठित क्षेत्र में आने वाले जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं, इनको जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसका जो नोडल विभाग है वो श्रम विभाग मध्य प्रदेश सरकार है। और अभी आपको ये पता होना चाहिए कि संबल योजना का जो 2.0 वर्जन है वो भी लॉन्च किया गया है 16 मई 2022 को। और इस 2.0 वर्जन में आपका क्या है, इसका जो आदर्श वाक्य है उसका आदर्श वाक्य भी आप याद रखिएगा, हर हाथ को काम, हर घर को दाम। तो ये इसका मोटो या आदर्श वाक्य है। और आपको बता दें कि इस योजना के तहत जो है कई सारी अलग अलग बेनिफिट्स हैं। और इसके लिए जो आयु सीमा होनी चाहिए वो 18 से 60 वर्ष के बीच में आपकी होनी चाहिए। और कृषि भूमि जो है वो 1 हेक्टेयर से आपकी कम होनी चाहिए। आपके संबल कार्ड बनते हैं और संबल कार्ड में आप देखोगे तो जो कई तरीके की सहायताएँ शामिल हैं, जिसमें वित्तीय सहायताओं के रूप में यदि हम देखें तो जो महिलाओं को प्रसव के संबंध में जो सहायता दी जाती है वो 16,000 रुपये की राशि इसमें प्रदान करी जाती है। और इसके अलावा भी आपकी बिजली बिल हो, है ना, तो उसमें भी आपको छूट मिलती है। और मध्य प्रदेश में यदि हम कहें तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं तो उनको भी असंगठित श्रमिक माना गया है। और इस संबल योजना के तहत जो कार्ड बनते हैं उनको कहा जाता है जन कल्याण कार्ड या संबल कार्ड भी उनको कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और सरकार कई सारी स्थितियों में वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित। जैसे आप देखिए तो जो सामान्य मृत्यु यदि किसी की होती है पंजीकृत श्रमिक की, तो उसको 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यदि दुर्घटना में मृत्यु हो तो 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यदि अंत्येष्टि के लिए भी हेल्प करी जाती है सरकार के द्वारा, श्रमिक की मृत्यु होने पर तत्काल सहायता दी जाती है 5,000 रुपये की, है ना। तो ये राशियाँ आपको याद रखनी है, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए संपूर्ण ई सरकार समाधान प्रदान करती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? ई मार्ग आएगा। अभी ये सरकार का पोर्टल है परिवहन विभाग का, जिसमें इसका फुल फॉर्म क्या है? ई मार्ग का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, एग्जाम का पार्ट बन सकता है। ई मार्ग का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड अंडर PMGSY। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये ई मार्ग पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है। और अभी आप देखिए MP FSO के एग्जाम में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आया था, लेकिन वो MP GK से संबंधित था। और आप देखिए उसमें एक योजना पूछी गई थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन की व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार करना उस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो आप पैटर्न को समझ सकते हैं कि MPPSC जो है जो उस लगातार पेपर कंडक्ट करा रही है, नेक्स्ट पेपर में उस पेपर से जुड़े हुए जो भी डिमेंशंस हैं उनको तो कवर करती है, साथ ही जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके इर्द गिर्द, है ना, एक उसके आसपास के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, एकीकृत सर्किट का उपयोग जिसने कंप्यूटर की गति और दक्षता में भारी वृद्धि की, सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? तो आपको पता है कि जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, जब डेवलपमेंट कंप्यूटर्स का हुआ तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें IC का इस्तेमाल किया गया था। इसका आंसर IC ही होगा। IC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ। और IC का आविष्कार किसने किया था? तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने इसका आविष्कार किया था।
आईसी का। ठीक है, इसके बाद में यदि हम चौथी पीढ़ी देखें तो वहाँ पर हमने VLSI का उपयोग किया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, और माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। आपको पता होना भी चाहिए कि जो इंटेल का 4004 माइक्रो प्रोसेसर है 1971 में इंटेल के द्वारा डेवलप किया गया था, और ये पहला माइक्रो प्रोसेसर माना जाता है। और इसके विकास से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम भी आप याद रख सकते हैं, टेंड हॉफ, ये नाम आप याद रखिएगा। और पांचवी पीढ़ी जो है, जो अभी वर्तमान की पीढ़ी है, AI की पीढ़ी है ना, इसमें हमने जो है ULSI का इस्तेमाल किया है ना। ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और AI के जनक आपको याद रखना है, AI के जनक कौन थे आपके? AI के जनक जो है जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। यहाँ पर हमने तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करी और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की। तो आप देखिए जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे जिसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, तो ट्रांजिस्टर जो है उसके आविष्कारक भी आप याद रखिएगा, जॉन बाइडिन, वॉल्टर ब्रेटन और विलियम शॉकले। ठीक है, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जनजाति योद्धा टांट्या मामा किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको पता भी है कि जो टांट्या भील है उन्होंने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था, और इनको जो है इंडियन रॉबिन हुड की संज्ञा दी जाती है, इंडियन रॉबिन हुड की संज्ञा दी जाती है। और इनकी जो समाधि है वो पाताल पानी आपके इंदौर में है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे आप देखिए कोरकू, कोरकू जनजाति से संबंधित एक फेमस व्यक्तित्व है जिनका नाम आप याद रखिएगा, गंजन सिंह कोरकू, जिन्होंने घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में जो है प्रतिनिधित्व किया था। गौड़ जनजाति से संबंधित रानी दुर्गावती का आप नाम याद रखिएगा। और कोल जनजाति से जुड़ा हुआ एक फेमस राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कोल विद्रोह, जिसका नेतृत्व जो है बुद्धो भगत ने किया था, बुद्धो भगत ने किया था। और ये आपका आंदोलन जो है 1831 में हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। कोल जनजाति के जो आप देखिएगा सबरी जो है, सबरी का संबंध किससे है? कोल जनजाति से है। और एक फेमस नृत्य है जो एग्जाम में पूछा जाता है, दहका, तो दहका जो है कोल जनजाति से संबंधित नृत्य है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती का जो शहीदी स्थल है वो कहाँ पर है आपका? तो ये आपका इसका आंसर जो है वो नरिया नाला, या इसको हम बरहा नाला भी कहते हैं, बरहा नाला। तो ये आपका इसका आंसर होगा, है ना। रानी दुर्गावती आप याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि रानी दुर्गावती जो है मुगलों से लड़ते हुए उन्होंने कटार घोंप करके आत्म बलिदान दे दिया था अपना। और आसिफ खान जो मुगल सूबेदार था तो उस युद्ध में था, और बरहा नाला के समीप ही उन्होंने जो है अपना आत्म बलिदान दिया था। तो ये रानी दुर्गावती जी का जो शहीदी स्थल है वो आपका नरिया नाला होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जनजातियों से संबंधित है, और मध्य प्रदेश में पूछा गया है कि गदली नृत्य जो है वो किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपको ध्यान में रखना है, जो गदली जो नृत्य है वो आपका भील जनजातियों से संबंधित है। भील जनजातियों से जुड़े हुए और भी कई सारे नृत्य हैं जो एग्जाम का पार्ट आपका बने हुए हैं। एक बार पूछा गया है गैर नृत्य, गैर नृत्य याद रखिएगा, नेजा, नेजा भी भील जनजाति का नृत्य है। हाथी मना, द्विचिकी, ये सभी जो नृत्य हैं, है ना, वो आपके भील जनजाति से संबंधित है। गौड़ जनजाति के भी आप नृत्य याद रखिएगा, जैसे एबलातोर, एबलातोर जो नृत्य है वो जब मड़ई त्यौहार गौड़ जनजाति का भरता है तो वहाँ पर जो है एबलातोर नृत्य आपका किया जाता है। कोरकू का भी अपन ने देखा, दहका। फिर इसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, मंडो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो आपको पता है कि जनजाति परंपरा जो है उसके अंतर्गत जो मृतकों को सम्मान, मृतकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कई तरीके के संस्कार किए जाते हैं, और उसी के तहत आप देखोगे तो जो कोरकू जनजाति है, कोरकू जनजाति द्वारा जो है लकड़ी का एक खंभा स्थापित किया जाता है और उस पर विभिन्न चित्रों को जो है उकेरा जाता है, इसी को हम कहते हैं मंडो, मंडो, है ना। तो मंडो प्रथा जो है कोरकू जनजाति में से संबंधित है। और सिडोली प्रथा का संबंध भी, सिडोली प्रथा जो है वो भी आपकी कोरकू जनजाति से ही संबंधित है। अब देखिए आदिवासी कवियत्री की रचना पूछी गई है अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, कलम की तलवारें किस आदिवासी कवियत्री की रचना है? तो इसका आंसर आएगा ऊषा किरण अन्नाम। और ये जो है इस तरीके के प्रश्न अब आपको देखने को मिलेंगे भविष्य के एग्जाम्स में, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति है और जो साहित्य है उसको सरकार हाईलाइट कर रही है, और हाईलाइट होना भी चाहिए। और इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न है वो एग्जाम में रेगुलरली आपके बन रहे हैं। तो ऊषा किरण अन्नाम की जो रचना है जिसका नाम क्या है? कलम की तलवारें। इसके अलावा उनकी एक और फेमस रचना है जिसको आपको याद रखना है क्योंकि अगले एग्जाम में पूछ सकता है, उसका नाम है गौंडवाना की गूंज।
गोंडवाना की गूंज। तो ये रचना आप याद रखिएगा। और एक आदिवासी कविता भी इन्हीं की रचना है, जो कि आपकी जो है कविताओं का संग्रह है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भील जनजाति में गल देवता की पूजा किस अवसर पर की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका होली। और भील जनजाति ही दीपावली में जो है एक प्रसिद्ध अनुष्ठान आयोजित करती है, जिसका नाम है दहाड़ा। दहाड़ा, ठीक है। जैसे कई सारे जो अनुष्ठान है, भगोरिया पर्व भी आपका जो देखिए भील जनजाति का ही है। भगोरिया पर्व होली के समय पर ही होता है। गल हो गया, जात्रा है, नवाखानी है, ठीक है। ये सब फेमस त्योहार हैं, पर्व हैं भील जनजाति के। तो गल देवता की पूजा किस अवसर पर की जाती है? तो आपको ध्यान रखना है होली में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा बदनिन। और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी पहले भी पूछ चुका है, जिसमें उसने पूछा था कि गोदारिन क्या है, गोदारिन क्या है ना। तो बैगा जनजाति में जो गुदवाने वाली जो महिला है उसको गोदारिन कहा जाता है, और उसको बदनिन भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति आपकी कौन सी है? बैगा जनजाति। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद वेबसाइट का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका आंसर आएगा जनजातीय वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं में तकनीकी व व्यावसायिक कौशल का विकास कर रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमपीपीएससी एक पैटर्न पकड़ करके रखा है, और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीवीटीजी का जो क्वेश्चन है, यदि आप पुराने पेपरों का एनालिसिस करेंगे तो लगभग 3 से 4 एग्जाम में पीवीटीजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा है। या तो ये पूछ लिया गया है कि मध्य प्रदेश में जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या पीवीटीजी है उसमें कौन नहीं आता है, या इसमें कौन आता है, ये इसी में पूछा है। बैगा, भारिया और सहरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। या ये पूछा गया है कि सरकार द्वारा पीवीटीजीज के लिए जो है कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो उसका आंसर क्या होगा? आहार अनुदान योजना। अभी एमपीपीएससी के का जो एफएसओ का पेपर हुआ था उसमें आहार अनुदान योजना से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था। उसमें यह पूछा गया था कि आहार अनुदान योजना जो है उसके तहत कितनी राशि प्रदान करी जाती है? तो 1500 रुपये की राशि आपकी प्रदान करी जाती है। और ये योजना कब चालू की गई? ये भी कल्चरल डिपार्टमेंट का एक पेपर हुआ था, उसमें पूछी गई थी। तो 2017 में ये योजना जो है चालू करी गई थी। पीवीटीजीज के लिए आप देखिए तो भारत सरकार के द्वारा भी पीएम जनमन योजना चलाई जा रही है। तो ये भी एग्जाम का पार्ट आपकी बन सकती है। और मध्य प्रदेश में पीवीटीजीज की संख्या कितनी है, तो वो भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जनजाति में सबसे अधिक किस जनजाति के लोग हैं? क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, मध्य प्रदेश की जनजातियों में सबसे अधिक जनजाति मतलब किस जनजाति के लोग रहते हैं? तो इसका आंसर आएगा भील जनजाति। एमपीएफएसओ के पेपर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एमपी है उसके पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या है, एसटी का प्रतिशत है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आया था, और उसमें मैंने आपको बताया भी था, जब आंसर की का अपन ने एनालिसिस किया था तो हमने आपको बताया था कि पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। और भील जनजाति ही मध्य प्रदेश की सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। और उसके बाद फिर कौन किसका नंबर आता है? गौड़ का आता है ना। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी ट्राइब मिलती है? भील जनजाति। और हमने आपको बताया भी था कि जो 21.10% जनजाति जनसंख्या है वो एसटी कैटेगरी की है, और जो 15.60% जो मध्य प्रदेश की आबादी है वो एससी की है। तो ये भी आंकड़े आपको याद रखने हैं, एग्जाम का पार्ट बनते हैं। अब इस तरीके से जब पेपर हो रहे हैं तो आप समझिए कि पुराने पेपरों का कितना महत्वपूर्ण रोल है। और अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी एफएसओ के पेपर में आया था। और मैं बार बार आपसे क्यों कह रहा हूं कि अपने लिए केवल और केवल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ में उसके ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के हर एक डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एग्जाम में, एफएसओ के एग्जाम में अभी प्रश्न पूछा गया था कि जो मालवा अखबार की शुरुआत है वो कब हुई थी? तो उसका आंसर था 6 मार्च 1849। ये इसका करेक्ट आंसर था। अब इस बार जो है उन्होंने डेंटल के एग्जाम में क्या प्रश्न पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में मालवा अखबार के जो शुरुआती संपादक थे वो कौन थे? तो इसका आंसर होगा करेक्ट पंडित प्रेम नारायण। और अब मालवा अखबार से जुड़े हुए और भी प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, और केवल मालवा अखबार से जुड़े हुए नहीं, इस पेपर में जो जो आपके क्वेश्चन बने हैं उनसे संबंधित जो जो डायमेंशन निकलते हैं हर एक डायमेंशन को आप कवर कर लीजिए, तो आपके 3-4 नंबर तो ऐसे ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका याद रखना, पंडित प्रेम नारायण। और मध्य प्रदेश का पहला हिंदी उर्दू साप्ताहिक अखबार था, है ना, मालवा अखबार। और उस समय पर होलकरों के सहयोग से उसको स्टार्ट कराया गया था। महाराजा छत्रसाल के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका आंसर आएगा चंपत राय। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा चंपत राय। और महाराजा छत्रसाल जो है, आप ध्यान रखिएगा, इनके पिताजी का नाम चंपत राय। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। अबुल फजल की हत्या किसने करी थी? इसका करेक्ट आंसर होगा वीर सिंह बुंदेला। आपको पता होना चाहिए कि जो वीर सिंह बुंदेला है उन्होंने ओरछा
के किले की स्थापना करी थी, जहांगीर महल वहाँ पर बनवाया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो है याद रखने हैं। मधुकर साय का नाम याद रखिएगा, बुंदेला विद्रोह के सूत्रधार, है ना, बुंदेला विद्रोह। और ये किस रियासत से संबंधित थे? नरहुत रियासत से संबंधित थे, उत्तर प्रदेश में जो आपका आता है। मानसून वन के मुख्य वृक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा चीड़ का वृक्ष, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे के सारे जो वृक्ष दिए हैं अदर ऑप्शंस में, ये सब उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, उष्णकटिबंधीय वृक्ष है ना, मानसूनी वृक्ष है। लेकिन जो चीड़ है वो आपका क्या है, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, आपके हिमालय के क्षेत्र हैं, वहां पर आपका ये मिलता है। ये शंक्वाकार वृक्ष होता है, शंक्वाकार। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से कहां पर मिलती है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बघेलखंड। आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, जैसे एमपी में जो मिट्टियां हैं, यहाँ पर आप देखिए तो पूर्वी क्षेत्र में जो बघेलखंड है वहाँ पर लाल पीली मिट्टी मिलती है। यहाँ पर आप देखिए बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपको लाल पीली और काली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी आपको मिलती है। जो मालवा का रीजन है वहाँ पर आपको काली मिट्टी मिलेगी, और नर्मदा घाटी के भी अधिकांश इलाकों में काली मिट्टी ही मिलती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो मध्य भारत का पठार है वहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न ये बना हुआ है कि मालवा के पठार की जो काली मिट्टी है उसका विकास कैसे हुआ है? तो उस प्रक्रिया को आपको याद रखना है कि जब ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ, ज्वालामुखी का जब दरारी उद्भेदन हुआ तो उससे जो लावा निकला, उसी से जो बेसाल्टिक चट्टानें बनी, उसी का रूप क्या है? आपकी मालवा के पठार की काली मिट्टी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर अभी अपन ने देखा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा बघेलखंड। लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? तो बघेलखंड में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्षोभ मंडल, है ना। तो पहले क्षोभ मंडल आती है, फिर इसके बाद में क्या आता है आपका? समताप मंडल आता है, फिर इसके बाद में आपका मध्य मंडल आता है, फिर आपका आता है ताप मंडल, जो आयनोस्फीयर का पार्ट भी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्वालीगढ़ की श्रेणियाँ, है ना, क्योंकि बाकी की ये तीनों जो ऑप्शन दिए हैं ये पश्चिमी, ये जो है वो पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत आते हैं, ये पश्चिमी सतपुड़ा का पार्ट है। और पश्चिमी सतपुड़ा में भी आपको पता है कि जो राजपीपला की श्रेणी है उसमें कई पहाड़ियाँ शामिल हैं, अखरानी पहाड़ी, बीजागढ़ पहाड़ी, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। और जो ग्वालीगढ़ की जो आपकी श्रेणी होगी वो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा होगी। ठीक है, क्योंकि इन चारों ऑप्शंस में से आपको टिक लगाना है, तो इसीलिए जो ग्वालीगढ़ श्रेणी है, एक्चुअली में ग्वालीगढ़ श्रेणी जो है वो मध्यवर्ती श्रेणी है, लेकिन चूंकि चार ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं उसमें जो तीन ऑप्शन है वो पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत जो राजपीपला श्रेणी आती है ना, उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिर राजपीपला के बाद में आपकी ग्वालीगढ़ आती है। तो यदि हम क्रम देखें पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो पहले राजपीपला आती है, फिर आपकी ग्वालीगढ़ आती है। तो इसीलिए ये तीनों ऑप्शन आपके जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, और पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा क्या कहलाएगा? ग्वालीगढ़ की श्रेणी। हम आपको बता दें कि इसका जो विस्तार है वो बैतूल और छिंदवाड़ा में है ना। हालांकि ये मध्यवर्ती स्तर की श्रेणी है। प्रश्न में पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी क्यों लिखा है, ये तो एमपीपीएससी ही जाने। और ये जो है महाराष्ट्र से आपका जो है ये श्रेणी लगी हुई है, ग्वालीगढ़ की श्रेणियाँ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, नर्मदा नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा श्रेणियों के बीच किस घाटी से गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विभ्रंश घाटी। इसको इंग्लिश में रिफ्ट वैली भी कहते हैं, रिफ्ट वैली। जब आपको पता है कि दो ब्लॉक माउंटेन के बीच में जो आपकी सकरी घाटी बनती है, उस सकरी घाटी को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली बनाने वाली भारत की 3 नदियां हैं, है ना, नर्मदा, दामोदर और ताप्ती। तो आपको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, एनडीटीवी, वी से आप याद रखिएगा रिफ्ट वैली, वी से आप वैली याद रखिएगा। तो नर्मदा, दामोदर और ताप्ती, ये 3 नदियां जो हैं वो रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का पदकाल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि जो मुख्य सचिव होता है वो आईएएस ऑफिसर का शीर्षस्थ व्यक्ति आपका होता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन तय करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संसद। और आर्टिकल भी आपको याद रखना है, 221 आर्टिकल के तहत संसद निर्धारित करती है। 2019-21 में मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी हेडकाउंट जो अनुपात है वो कितना था? तो उसका करेक्ट आंसर होगा 20.63%। अभी आप देखिए, वापस से मैं कह रहा हूं कि एग्जाम के पैटर्न को, क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या जो अभी करंट में पेपर हो रहे हैं, उनके एनालिसिस के माध्यम से कोई भी एग्जाम एमपीपीएससी का हो वो क्रैक किया जा सकता है। तो अभी आप देखिए एफएसओ में, वापस से एफएसओ पर आते हैं। एफएसओ में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में अभी जो गरीबी की दर है वो कम हुई है, और कौन सा ऐसा मध्य प्रदेश का जिला है जहां पर
गरीबी में सबसे ज़्यादा कमी आई है। तो उसका करेक्ट आंसर था आपका जो अलीराजपुर है उसमें। और ये किसके तहत रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है ये? तो ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 की जो रिपोर्ट नीति आयोग ने प्रस्तुत करी थी उसके अनुसार ये डेटा था। अब आप इसमें देखिए जो 2019-21 है उसमें मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी हेड काउंट रेशियो कितना था। तो ये अब इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया। और हेड काउंट अनुपात आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है कि एक जो गरीबी की रेखा है उस गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का परसेंटेज कितना है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, एक्चुअल में गरीब कहेंगे। तो हेड काउंट रेशियो के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों का प्रतिशत ही निकाला जाता है। और मध्य प्रदेश में ये प्रतिशत कितना है, 20.63% है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। NFHS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है ना, इसके आंकड़े भी MPPSC की परीक्षा में महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर कितनी है, इस आंकड़े के अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा 41.3। अभी हम आपको बता दें कि जो नवीनतम आंकड़े आए हैं NFHS के, उसके अनुसार प्रति 1000 पर जो शिशु मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश में कितनी है, 41.3 है। जबकि इसका जो राष्ट्रीय औसत है वो 35.2 है ना। तो 35.2 भी ऑप्शन में दिया है, 35.2 क्या है, इसका राष्ट्रीय औसत है। यदि हम लिंगानुपात की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019-21 की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार जो लिंगानुपात है उसमें भी वृद्धि हुई है और ये 970 पर आपका पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो 970 है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 970 महिलाएं हैं। और जो कुल प्रजनन दर है तो प्रजनन दर में भी MP में कमी आई है और प्रजनन दर जो है वो 2.3 से गिर करके आपकी 2.0 आपकी हो गई है। तो इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन MPPSC पूछ सकता है ना। इसके अलावा जो संस्थागत प्रसव है उसका जो आंकड़ा है MP में वो 90.7% है। तो जो कुछ आंकड़े आपको याद रखना है और ये भी NFHS के आंकड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो MPPSC प्री की परीक्षा में जरूर बनेगा, MPPSC प्री की परीक्षा में जरूर बनने वाला है ना। तो जो आंकड़े मैंने शायद यहाँ डिस्कस किए हैं उसी से क्वेश्चन आ जाए या इसी के आसपास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, 41.3। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अपील के लिए निर्धारित शुल्क कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर 50 होगा, ये 100 नहीं होगा, किसी और ने लगाया है ये पेपर, उसी को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये गलत होगा 100, आंसर इसका करेक्ट होगा 50। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस संभाग में जिलों की संख्या सबसे कम है। तो इसका आंसर होगा चंबल। आपको पता है कि भिंड, मुरैना और श्योपुर 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, चंबल के अंतर्गत। और जबलपुर में जो है सबसे ज्यादा जिले शामिल है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहासा बाबई मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो समिट आपका हुआ था और इसके माध्यम से आप देखोगे तो जो मोहासा बाबई क्षेत्र है वहाँ के लिए विद्युत एवं अक्षय ऊर्जा उपकरण निर्माण के लिए एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है, मोहासा बाबई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस जिले में मंडी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खंडवा। मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार नियम 2022 पीसा एक्ट जो है उससे भी क्वेश्चन आ गया। इसका करेक्ट आंसर होगा 5 सदस्य विवाद निवारण समिति में सदस्यों की संख्या पूछी। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समावेशी एवं व्यापक विकास सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ किए गए 4 प्रमुख मिशनों में शामिल नहीं है। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कुछ समय पहले एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ज्ञान मिशन। और ज्ञान मिशन के तहत जो फोकस है MP गवर्नमेंट का वो 4 सेक्टर्स के लोगों की तरफ है। एक तो सबसे पहले बात यह है कि जो गरीब हैं उनका कल्याण हमको करना है। दूसरा जो है युवा शक्ति के लिए मिशन इन्होंने चलाया। तीसरा अन्नदाता मिशन और चौथा जो है वो नारी सशक्तिकरण के लिए मिशन चलाया गया। तो इसमें जो शामिल नहीं होगा उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्वच्छ भारत मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्वच्छ भारत मिशन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पेशवा बाजीराव प्रथम का समाधि स्थल कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर रावरखेड़ी खरगोन होगा। महेश्वर जो है वो अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी, है ना, लेकिन पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि कहाँ पर है, रावरखेड़ी खरगोन में। बुरहानपुर में भी आपको पता होना चाहिए कि जो मुमताज महल की जो कब्र थी वो बुरहानपुर में थी पहले, बाद में उसको शिफ्ट किया गया है ताजमहल आगरा में, है ना। अगला क्वेश्चन आप देखिए, मध्य प्रदेश की जनजातियों के इतिहास पर लिखी गई जो पुस्तकें हैं उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आया। और ये हमने पहले भी आपको डिस्कस किया है कि ये लिस्ट आपको पूरी तैयार होनी चाहिए, है ना, जिसमें जो
मध्य प्रदेश की जो ट्राइबल कल्चर है और जो साहित्य है उससे जुड़ी हुई जो जो पुस्तकें जिन जिन साहित्यकारों द्वारा लिखी गई हैं वो सब आपको तैयार होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो वेरियर एल्विन का है, क्योंकि कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं और इसका करेक्ट आंसर भी वेरियर एल्विन ही होगा। इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उनके बारे में मैं कुछ बता दूं। जैसे एक है द बेगा, दूसरी पुस्तक है लीव्स फ्रॉम द जंगल, यही जो एग्जाम में पूछा गया है। तीसरी पुस्तक द अगरिया, चौथी पुस्तक है द मुड़िया एंड देयर घोटुल, पांचवी पुस्तक आप याद रखिएगा मारिया मर्डर एंड सुसाइड, लॉस ऑफ नर्व, ये उनका एक फेमस सिद्धांत है, और द किंगडम ऑफ द यंग और द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन। तो ये उनकी आत्मकथा है द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन, जो एग्जाम का पार्ट बन सकता है। तो ये सारी की सारी पुस्तकें उन्होंने जनजातियों के ऊपर लिखी हुई हैं। इसके अलावा अभी MPFSO का जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में भी एक पुस्तक पूछी गई थी और उसमें पूछा गया था कि जो द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ जो इंडिया है वो पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो उसका आंसर होगा आर बी रसेल और हीरालाल शुक्ला। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। बहुत सारी पुस्तकें हैं, है ना। TB नायक ने भीलों का स्टडी किया है और उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है द भील्स, है ना। तो बाकी सारी पुस्तकें आप जो है याद रखिएगा, द बेगा, द अगरिया, है ना, द मारिया एंड देयर घोटुल्स, ये सब वेरियर एल्विन ने लिखी हैं और द भील जो है वो आपकी TB नायक ने लिखी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रीवा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक चावल आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिभुवन नारायण तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मलिया। और आपको ये पता भी होगा कि चावल आंदोलन जो है वो लेवी वसूली के विरोध में चलाया गया था 28 फरवरी 1947 में, और इसको लीड किया था किसने, इसको लीड किया था त्रिभुवन नारायण तिवारी एवं भैरव प्रसाद उर्मलिया ने। अच्छा, जो लोग नए हैं जिनको MP GK के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनके लिए मैं डेली एक एक टॉपिक के ऊपर जो है वो क्लास यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा, तो उसके माध्यम से आप अपना MP GK स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और सारी चीज़ें उसमें कवर कर सकते हैं। निर्माण की लोक कला पगल्या का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर। फिर अगला क्वेश्चन है राजा मर्दन सिंह निम्नलिखित में से कहाँ के शासक थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बानपुर चंदेरी। साहेगढ़ के राजा आपको याद रखना है बखत बली, एग्जाम का प्रश्न बन चुका है बखत बली। और रामगढ़ की रानी कौन थी, अवंती बाई। ठीक है। साक्षरता से जुड़ा हुआ प्रश्न आया है, मध्य प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत कितना है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जब मैंने मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थान पढ़ाया था, अभी वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था, तो उसमें मैंने शिक्षा के बारे में बताया था कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षा का प्रतिशत है 69.32% है, और इसमें भी जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है 78.73%, और जो महिला साक्षरता है वो है 59.24%। तो ये सारे आंकड़े तो आपको याद रखना ही चाहिए, यहाँ से यदि आप क्वेश्चन गलत करोगे तो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओगे। 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन कितना था, तो ये उत्तर प्रदेश से कम था, ये याद रखना है। और अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में यदि हम प्रोडक्शन की बात करें तो टमाटर के उत्पादन में, संतरा के उत्पादन में, धनिया के उत्पादन में और अदरक और लहसुन के उत्पादन में जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो भारत में शीर्ष है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पायरोफाइलाइट आपका पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, जैसे बालाघाट में आपको पता है कि तांबा और मैग्नीज आपको मिलता है ना। मैग्नीज के लिए सबसे फेमस खदान कौन सी है बालाघाट में, भरवेली आपकी जो है। और तांबा के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि तांबा की सबसे जो फेमस खदान है वो कौन सी है MP में जो है। फिर इसके बाद में आप देखिए झाबुआ जो है ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध है, तो बचे ऑप्शन दो, इसमें से टीकमगढ़ इसका करेक्ट आंसर होता। टीकमगढ़ में पायरोफाइलाइट और डायस्पोर ये दोनों आपके मिलते हैं। अगला देखिए बॉक्साइट उत्पादन का जो नागौद क्षेत्र है, नागौद क्षेत्र सतना में है ना, तो ये यही प्रश्न भी पूछा गया था, बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं उनको आप ध्यान रखिएगा, जैसे जबलपुर जो है, जबलपुर में डोलोमाइट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, डोलोमाइट मिलता है। फिर अगला है मटियारी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर होगा मंडला जिला। तो इसके साथ ही आज मैंने जो है माइनिंग इंस्पेक्टर के पेपर को डिटेल में एनालिसिस किया है, और इसके माध्यम से आपको बहुत सारी नए फैक्ट भी पता चले होंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है वो है MPPSC के एग्ज़ाम लेने का तरीका, किस पैटर्न में MPPSC सवाल पूछ रहा है ये आपको अब समझ जाना चाहिए। MPPSC पुराने प्रश्न पत्रों को आधार बनाता है और उसी के सारे डिमेंशंस को कवर करते हुए नए प्रश्न आपके पूछता है, और करंट अफेयर्स जो MP की जो रैंकिंग्स है ना, उससे जुड़े हुए आपके कई सारे सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जो सरकारी आंकड़े आते हैं, जो सरकारी डेटा आते हैं, उनको आपको जो है उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, और इन पेपर्स के माध्यम से हम रिवीजन तो करते ही रहेंगे। और मैंने आपको बताया कि MP सेट परीक्षा का भी जो पेपर 1 है और पेपर 2 जो फिजिकल साइंस का है, मैं उसको भी लगातार कवर करा रहा हूँ। और इसके साथ में अब मैं जो है MP
जीके के लिए भी क्लासेस लेकर के आऊँगा। तो ये वीडियो आप लोग जो उन लोगों ने जो देखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लेकिन आप लोग आखिरी तक देखा कीजिए, ताकि आपको जो है, भले उसको आप 2.2 की स्पीड में लगा करके देख लीजिए, है ना, लेकिन इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आपका बहुत सारे फैक्ट जो हैं कवर होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।